हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट. दिस वीडियो विल कवर photoelectric effect. In photoelectric effect, electron emission process and Einstein relation will be covered with few numerical examples. Also, in the end part of the video, I will cover solution of the miscellaneous question given in previous video, that is in part 2. स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन सो दैट यू आर नोटिफाइड वेन एवर आई अपलोड अ न्यू वीडियो. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट वी विल स्टडी अबाउट इलेक्ट्रॉन एमिशन प्रोसेस. इसको भी स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बेसिक डेफिनेशन बता देता हूँ. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है जब भी कोई लाइट या रेडिएशंस मेटल प्लेट या कंडक्टिंग प्लेट पर पड़ती हैं तो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ जाते हैं. इस फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. स्टार्टिंग में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन एमिशन प्रोसेस. When light is incident on a metal surface, it is observed that sometimes electrons are ejected from the metal surface even if very dim light, such as coming from the stars, is incident on the surface. And sometimes electrons are not ejected even if large intensity light is incident on the surface. जब लाइट या रेडिएशंस किसी सरफेस पर इंसिडेंट होती हैं तब यह ऑब्जर्व किया गया है कि कभी तो लाइट बहुत डिम या वेरी लो इंटेंसिटी की होने पर भी फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन हो जाता है और कभी कभार लाइट की इंटेंसिटी बहुत अधिक होने पर भी इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन नहीं होता है. तो ये क्या सिग्नल देता है हमें? दिस सिग्नल्स दैट इलेक्ट्रॉन एमिशन विल नॉट अकर और अकर डज नॉट डिपेंड ऑन इंटेंसिटी ऑफ लाइट. इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे ये चीज़ डिपेंड नहीं करती है कि इलेक्ट्रॉन्स किसी मेटल प्लेट से निकलेंगे या नहीं निकलेंगे. तो फिर किस पे डिपेंड करती है? तो इन डेप्थ एनालिसिस शोज दैट इट डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट. तो यह लाइट की फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करता है कि जब वह लाइट मेटल प्लेट पर गिरेगी तो उस मेटल से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट आउट होंगे या फिर इजेक्ट आउट नहीं होंगे. तो ये काफ़ी रिसर्च के बाद मालूम पड़ा कि अल्टीमेटली इंटेंसिटी पे डिपेंड ना होके निकलना या ना निकलना डिपेंड करता है लाइट की फ्रीक्वेंसी पर. आइंस्टीन ने इस पूरे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रोसेस को इलेक्ट्रॉन एमिशन प्रोसेस कह लें या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रोसेस कह लें, ये इलेक्ट्रॉन फोटोन के इंट्रैक्शन के थ्रू समझाया. द इलेक्ट्रॉन्स विद इन द टारगेट मेटल आर हेल्ड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, so they require certain minimum energy to escape the pull. इलेक्ट्रॉन्स किसी भी मेटल में नेबरिंग आयंस के इलेक्ट्रोस्टैटिक पुलिंग फोर्सेस के द्वारा बंधा हुआ होता है. उस बंधन को तोड़ने के लिए मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी तो चाहिए. तो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन्स निकल गए हैं जब एटम से तो वो पॉजिटिव आयंस बन चुके हैं और ये रेड कलर से इलेक्ट्रॉन को दिखा रखा है, यहाँ पर डॉट दिखा रखा है, ये इलेक्ट्रॉन है. इलेक्ट्रॉन को पुल कर रहे हैं ये पॉजिटिव आयंस, तो एक नेट पुलिंग फोर्स आएगा और इस फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को. जब ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना चाहेगा तो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी कुछ इलेक्ट्रॉन्स को चाहिए पड़ेगी. उस मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम लोग कहते हैं वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल. द मिनिमम एनर्जी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल. ये अलग अलग मेटल्स के लिए अलग होता है एंड इज कॉल्ड वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल. मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट और फोटोन रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. तो मिनिमम वर्क की बात हो गई या मिनिमम एनर्जी की बात हो गई, यहाँ पर उसको बोलते हैं हम लोग वर्क फंक्शन. कि भाई जो इलेक्ट्रॉन को निकलना है उसको मिनिमम एनर्जी जो ज़रूरत पड़ेगी उसको बोलेंगे वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल. ये अलग अलग मेटल्स के लिए अलग अलग पाई गई. तो ये किसकी प्रॉपर्टी हो गई? मेटल की. इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखेंगे. अगेन लाइट को ये एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी. लाइट में फोटॉन्स है, फोटॉन्स को ये एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी वर्क फंक्शन के बराबर. तो उसकी कुछ मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड होगी लाइट की. उस मिनिमम रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी को क्या नाम दे दिया गया है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी.
अभी हम फॉर्मूला भी लाएंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में कवर हो जाएगा फॉर्मूला, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे ध्यान देंगे। फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट फॉर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, फ्रीक्वेंसी को न्यू सिंबल से दिखा है, न्यू शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू न्यू थ्रेशोल्ड। न्यू थ्रेशोल्ड इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल जस्ट लाइक वर्क फंक्शन फाई, वर्क फंक्शन को फाई से डिनोट करते हैं, तो आगे इस डिनोशन को हम लोग यूज भी करेंगे। जैसे वर्क फंक्शन प्रॉपर्टी ऑफ मेटल है, सिमिलरली न्यू थ्रेशोल्ड इज ऑल्सो प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, कि एक मेटल पे गिरने वाली लाइट का कम से कम जो फ्रीक्वेंसी है वो न्यू थ्रेशोल्ड होना चाहिए, तब उसमें से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट आउट होंगे। तो न्यू थ्रेशोल्ड किसका प्रॉपर्टी हो गया, किस पे डिपेंड कर रहा है भाई, मेटल पे। मेटल के हिसाब से ये बदलता रहेगा, अलग अलग मेटल्स के लिए मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड ऑफ लाइट क्या होगी, डिफरेंट होगी। थर्ड पॉइंट, मिनिमम एनर्जी ऑफ फोटोन दैट कैन कॉज फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। तो यहाँ पे रिलेशन लाने की बात है, तो रिलेशन देखो नीचे लाएं, ई मिनिमम, तो मिनिमम एनर्जी ऑफ फोटोन जो है ई मिनिमम कितना होना चाहिए भाई, एच न्यू थ्रेशोल्ड, क्योंकि मैंने बोला है न्यू थ्रेशोल्ड मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, तो न्यू थ्रेशोल्ड अगर फ्रीक्वेंसी है तो एनर्जी कितनी होगी, एच न्यू थ्रेशोल्ड। और ये जो एनर्जी फोटोन की है ये किसको मिलेगी, इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट आउट होने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, ई मिनिमम, और ई मिनिमम का क्या नाम होता है, फाई, फाई मीन्स वर्क फंक्शन, तो वर्क फंक्शन इज इक्वल टू एच न्यू थ्रेशोल्ड, एच न्यू थ्रेशोल्ड इज इक्वल टू फाई, तो यहाँ से अगर मैं न्यू थ्रेशोल्ड को सी बाई लैम्डा थ्रेशोल्ड लिख दूँ, ये फॉर्मूला लगाया है, सी इज इक्वल टू न्यू इंटू लैम्डा, या फिर तुम लोग ज़्यादा परिचित होते हैं एफ इंटू लैम्डा, बट मॉडर्न फिजिक्स में न्यू यूज़ करते हैं सिंबल फ्रीक्वेंसी का, तो मैं भी उसी सिंबल को लेके चल रहा हूँ, तो मैंने न्यू यूज़ किया है, तो यहाँ पे सी बराबर एफ लैम्डा या सी बराबर न्यू लैम्डा। न्यू थ्रेशोल्ड है तो करस्पॉन्डिंग लैम्डा को भी लैम्डा थ्रेशोल्ड बोला गया है, तो यहाँ पे रख दिया मैंने न्यू थ्रेशोल्ड का वैल्यू यहाँ से, तो एक फार्मूला और मिल गया। आगे बढ़ते हैं 4 पॉइंट की ओर। फोर्थ पॉइंट कहता है वन इलेक्ट्रॉन कैन एब्जॉर्ब वन फोटोन ओनली। ये आइंस्टीन थ्योरी में बेसिक एजम्पशन है, आइंस्टीन ने इसके कुछ रीजंस भी दिए थे, वो हमारे आउट ऑफ कोर्स हैं, तो हमें याद कर लेना है एक इलेक्ट्रॉन एक फोटोन को पूरी तरह एब्जॉर्ब करता है, ये नहीं आधा एब्जॉर्ब कर लिया और आधा बगल वाले को दे दिया, बोला दोस्ती अच्छी है तो इसको भी थोड़ा दे। फिर से सुनो, वन इलेक्ट्रॉन कैन एब्जॉर्ब वन फोटोन कंप्लीटली, दैट इज वन इलेक्ट्रॉन कैन नॉट एब्जॉर्ब अ फोटोन पार्शियली और मोर देन वन फोटोन, एक फोटोन से ज़्यादा भी एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। तो भाई ये आइंस्टीन ने बोला है, हमें अभी मानना पड़ेगा इसको। फिफ्थ पॉइंट, फॉर इलेक्ट्रॉन इजेक्शन और फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन न्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू न्यू थ्रेशोल्ड, ये मालूम है। आगे देखते हैं, न्यू को सी बाई लैम्डा लिखा, न्यू थ्रेशोल्ड को सी बाई लैम्डा थ्रेशोल्ड लिखा, सी सी कैंसिल कर दिया और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लेगा तो इन इक्वलिटी पलट गई है, लैम्डा लेस देन और इक्वल टू लैम्डा थ्रेशोल्ड। तो फाइनली अब एक कंडीशन ये है कि फ्रीक्वेंसी न्यू थ्रेशोल्ड के बराबर या ज़्यादा होनी चाहिए। लैम्डा में उल्टा रिलेशन है, लैम्डा लैम्डा थ्रेशोल्ड से कम या उसके बराबर होना चाहिए। सिक्स्थ पॉइंट, वन फोटोन कैन कॉज एमिशन ऑफ एट मोस्ट वन इलेक्ट्रॉन ओनली, एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन का ही एमिशन करा सकता है। अच्छा ये पॉइंट कहाँ से आया, इसको देखोगे तो समझ में आएगा। फोर्थ पॉइंट, एक इलेक्ट्रॉन एक फोटोन को कंप्लीटली एब्जॉर्ब करता है, उससे ज़्यादा नहीं करता, ना आधा अधूरा करता है, ठीक है। तो अब एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन के पास जाएगा तो वो उसी को तो इजेक्ट करा सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। अच्छा कुछ फोटॉन्स एमिशन करा भी नहीं पाते, उनका रीज़न सिंपल ये है कि जब इलेक्ट्रॉन्स फोटोन को ऑब्जर्व करते हैं, सपोज कंडीशन सेटिस्फाइड है, न्यू इज ग्रेटर देन न्यू थ्रेशोल्ड है, इक्वल टू में भी चलेगा न्यू थ्रेशोल्ड, तो यहाँ से इजेक्शन होना चाहिए। सपोज ये इलेक्ट्रॉन है और इसने फोटोन इसको मिल गया, फोटोन मिलते ही क्या होता है कई बार कि जो निकलते टाइम ये इधर उधर कोलाइड हो जाता है, जैसे यहाँ पे पॉजिटिव आयन से कोलाइड हो चुका है और कोलाइड होते ही ये एनर्जी लॉस कर देता है, एनर्जी लॉस। सपोज इसने ज़्यादा एनर्जी लॉस कर दी, इतनी एनर्जी लॉस कर दी कि इसके पास जो एनर्जी बची है वो फाई से क्या रह गई,
कम, मतलब इसको जो मिनिमम एनर्जी चाहिए बाहर जाने के लिए वो इसकी नहीं रह गई, क्योंकि इसने ज़्यादा काफ़ी एनर्जी लॉस कर डाली, और लॉस कर दी तो इसकी एनर्जी तो कम हो गई। तो अब इसको फोटॉन मिलने के बाद भी इजेक्ट आउट नहीं हो पाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जितने फोटॉन्स पर सेकंड गिर रहे होंगे, सपोज 1000 फोटॉन्स पर सेकंड मेटल पे गिरते हैं, कितने 1000, तो 1000 इलेक्ट्रॉन्स ऐसा नहीं बाहर निकल जाएंगे पर सेकंड। उस 1000 में से कई सारे ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होंगे बदनसीब, है ना, समझाने के लिए बोल रहा हूँ, बदनसीब टाइप के हैं जो कोलिजन में एनर्जी लॉस कर दिया और निकल नहीं पाए। और पता लगा 1000 में से सिर्फ 10 ऐसे हैं भाई खुश नसीब, जिनकी किस्मत बड़ी अच्छी है, खुश नसीब इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये खुश नसीब इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, इनका कोलिजन हुआ भी तो इतनी एनर्जी लॉस नहीं हुई कि 5 से कम हो गई तो ये निकल गए, या फिर कुछ इतने ज़्यादा खुश नसीब हैं, 10 में से 2-3 तो ऐसे हैं बढ़िया वाले कि जिनको फोटॉन मिला कोलाइड ही नहीं हुए। सपोज जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, फोटॉन मिला इसको, कोलिजन ही नहीं हुआ और सीधे बाहर दन से, तो ये बहुत ही खुश नसीब है। तो कह सकते हैं कि 1000 गिरे तो टोटल कितने निकले, 10 खुश नसीब हैं, और इसमें 2-3 तो इतने बढ़िया हैं जिनका एनर्जी लॉस ही नहीं हुआ, वो मैक्सिमम एनर्जी के साथ बाहर निकले। ठीक है, तो इस जो एग्जांपल लिया है ये रेलिवेंट एग्जांपल लिया है मैंने। एफिशिएंसी जो होता है बहुत कम होता है, ये फोटॉन्स 1000 गिरे हैं, निकले सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स 10 हैं। इस एफिशिएंसी का नाम है क्वांटम एफिशिएंसी। क्वांटम एफिशिएंसी इज नथिंग बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड अपॉन नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट। तो मैंने एक रेंज बता दी भाई, 3% से ज़्यादा ये नहीं देखी गई है, तो बहुत कम इसका अमाउंट होता है। ऑल्सो कॉल्ड एमिशन एफिशिएंसी, तो दो टर्म्स यूज़ किए हैं, क्वांटम एफिशिएंसी एंड emission efficiency. Next question, a small metal plate is at distance r from a point source, number of electrons ejected is capital N per second. When the distance of the plate is doubled from the source, find the number of photons ejected per second. small metal plate है, यहाँ पर है small metal plate, suppose of area A, ये शुरू में r दूरी पर है और सोर्स का जो पावर है वो मैंने एज्यूम कर लिया P0। तो यहाँ पे पहुँचने वाली इंटेंसिटी कितनी होगी, इंटेंसिटी ऑन लो टोटल पावर अपॉन एरिया इन विच द पावर हैज़ बीन स्प्रेड। तो P0 अपॉन एरिया, एरिया सरफेस एरिया हो जाएगा स्फीयर का, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज नथिंग बट 4πr²। तो ये यूज़ किया, यहाँ से मुझे मिला इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। नाउ number of photons incident on area A, we have already read this formula, IA lambda upon SC. This formula I have proved in my previous lectures, so you can view part 1 and part 2 of this lecture series. तो ये फॉर्मूला है IA lambda upon SC, यहाँ से n is proportional to मुझे मिल जाता है I, and I is proportional to 1/r², ये भी मिल चुका है, आगे यूज़ करूँगा। यहाँ पे अब मैंने पढ़ा क्वांटम एफिशिएंसी, अभी पढ़ा था, इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड, कैपिटल एन से डिपिक्ट किया है, नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट स्मॉल एन से डिपिक्ट किया है। तो यहाँ से मुझे मिलता है क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद एन इज इक्वल टू ईटा इंटू एन, तो एन इज़ प्रोपोर्शनल टू स्मॉल एन। अच्छा, स्मॉल एन इज़ प्रोपोर्शनल टू आई, वो यहाँ पे लिखा है, एन इज़ प्रोपोर्शनल टू स्मॉल एन इज़ प्रोपोर्शनल टू आई, एंड आई इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो देखिए प्रोपोर्शनलिटी कैसे एक के बाद एक कन्वर्ट हो रही, 1/r²। तो मुझे फाइनली मिल जाता है एन इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/r²। मैंने यहाँ रेशियो लिख लिया है, n2/n1 विल बी इक्वल टू r1/r2 का होल स्क्वायर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r² है, इस वजह से n2 विल बी इक्वल टू r1/r2 का होल स्क्वायर इंटू n1। r1 को r दे रखा है यहाँ पर, और बाद में डिस्टेंस डबल कर दिया है, तो डिस्टेंस हो चुका है 2r, तो r2 इज 2r, यहाँ पे रखने के बाद मुझे मिलता है 1/2 का स्क्वायर, दैट इज 4। तो n2 मुझे मिल जाता है n1/4, n1 को n बोल रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो बल्ब हैं, दोनों का पावर आउटपुट सेम है, P0, एक रेड बल्ब है एक ब्लू बल्ब है। रेड बल्ब मीन्स रेड लाइट फेंक रहा है, ब्लू बल्ब ब्लू लाइट फेंक रहा है। तो पूछा गया है विच बल्ब एमिट्स मोर नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड। तो इसमें इनके स्मॉल n कंपेयर करने हैं, तो रेड वाले का nr में लिखूंगा नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड, और ब्लू का nb लिखूंगा। ठीक है,
तो कंपेयर करते हैं। अच्छा, हम लोगों ने ये सीखा है, सभी को मालूम है, विबग्योर, विजुअल रीजन में 7 रंग होते हैं लाइट में। वायलेट का लैम्डा सबसे छोटा होता है, रेड का लैम्डा सबसे बड़ा होता है। जैसे हम वायलेट से रेड की ओर मूव करते हैं, हमारा लैम्डा इंक्रीज करता है, मीन्स लैम्डा रेड इज ग्रेटर देन लैम्डा ब्लू। अब आते हैं एन पे। एन इज पावर ऑफ द बल्ब अपॉन एनर्जी ऑफ अ फोटोन। ऑलरेडी बहुत सारे एग्जांपल्स इसमें हम लोग कर चुके हैं हमने प्रीवियस लेक्चर्स में। जिन लोगों ने नहीं देखा है, प्लीज़ वीडियो नंबर पार्ट 1 एंड पार्ट 2 को देखे, फिर इसको करे तो आपको समझ में आएगा। पावर अपॉन ई, ई होता है एस सी बाई लैम्डा, पी लैम्डा अपॉन एस सी। यहाँ से मुझे मिल जाता है एन इज प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। अब जैसा कि लैम्डा आर ज़्यादा है लैम्डा बी से, तो एन आर विल बी ग्रेटर देन एन बी। तो ये मुझे रिजल्ट मिल जाता है। अब इसके बाद हम लोग थ्योरी में अगेन बढ़ते हैं। आइंस्टीन रिलेशन। आइंस्टीन रिलेशन है, आइंस्टीन टोल्ड दैट एनर्जी गिवन बाय अ फोटोन टू इलेक्ट्रॉन इज यूज्ड इन 3 पार्ट्स। फोटोन जो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देता है जब उस पर गिरता है, तो वो 3 हिस्सों में यूज़ करती है। एक तो वर्क फंक्शन के अगेंस्ट काम करने में, टू डू द वर्क अगेंस्ट अट्रैक्टिव फोर्स इक्वल टू वर्क फंक्शन फाई। सम एनर्जी इज लॉस्ट इन कोलिजन्स, इसका भी जिक्र हो चुका है। रिमेनिंग एनर्जी जो बची हुई है, इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ गए हैं उनकी बात कर रहे हैं, खुश नसीब वाले इलेक्ट्रॉन्स, उनमें जो रिमेनिंग एनर्जी है वो किस फॉर्म में निकलती, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में रहती है। तो जो बहुत खुश नसीब थे, वापस चलते हैं अपन खुश नसीब बदनसीब के पास। यहाँ पर 2 या 3 जो बहुत खुश नसीब थे, इनका तो कोलिजन ही नहीं हुआ भाई। फोटोन की एनर्जी ली डायरेक्ट सट से बाहर, तो इनका कोलिजन में एनर्जी लॉस नहीं हुआ, तो इनका काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा ना। तो ठीक है, आइंस्टीन ने इन्हीं के बारे में बात की है। देखो यहाँ पर आगे चल के आइंस्टीन ने सिर्फ इन्हीं की बात की। E इज इक्वल टू फाई, वर्क फंक्शन में यूज हुई फोटोन ने जो एनर्जी दी, लॉस में चली गई भाई, और बची कुची काइनेटिक एनर्जी के रूप में इनके पास है, जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल के आए हैं। अब के मैक्स के लिए, के मैक्सिमम वाले इलेक्ट्रॉन्स बहुत ही खुश नसीब वाले, इनमें लॉस नहीं हुआ, नो लॉस, ज़ीरो लॉस। तो हम लिखेंगे E बराबर फाई प्लस के, लेकिन के इनका क्या होगा, मैक्स। तो आइंस्टीन रिलेशन है, इसको याद कर लेना है। E इज इक्वल टू फाई प्लस के मैक्स। ये सिर्फ बहुत खुश नसीब वालों के लिए ही रिलेशन लगेगी, मीन्स हमें के मैक्स निकालना होगा तो लगेगी धड़ल्ले से, ठीक है। तो के मैक्स के लिए खूब लगानी है। E को क्या लिख सकते हैं, H इंटू न्यू, लाइट का फ्रिक्वेंसी जो होगा उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, प्लैंक्स कांस्टेंट को एनर्जी ऑफ अ फोटोन हो जाएगा। फाई की जरूरत पड़ी, दिया नहीं होगा, तो हम लिख सकते हैं एच न्यू थ्रेशोल्ड, ऑलरेडी ऊपर बताया है अभी। और के मैक्स यहाँ से मिलता है। हो सकता है कभी कभार के मैक्स क्वेश्चन में दे देता है, यहाँ से वैसे तो हम मालूम करते हैं ई फाई दिया गया होगा तो के मैक्स मिलेगा, के मैक्स दे दिया होगा, ई दे दिया होगा तो फाई मिलेगा। मतलब 3 टर्म है, कोई 2 दे देगा तो एक पता कर सकता हूँ। फाई बराबर एच न्यू थ्रेशोल्ड भी यूज़ कर सकता हूँ अगर मुझे न्यू थ्रेशोल्ड दिया होगा। अगर मुझे लैम्डा थ्रेशोल्ड दिया होगा तो भाई ये भी यूज़ करूँगा धड़ल्ले से, एच सी बाई लैम्डा थ्रेशोल्ड, शर्माऊँगा नहीं, ठीक है। इसी तरह मैं यहाँ भी कह सकते हो सर यहाँ लैम्डा दे दिया, न्यू नहीं दिया, तो मैं ये भी यूज़ करूँगा एच सी बाई लैम्डा, ठीक है, धड़ल्ले से यूज़ करूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद ग्राफ पे आते हैं, ग्राफ ऑफ के मैक्स वर्सेस फ्रीक्वेंसी। के मैक्स का फ्रीक्वेंसी के साथ ग्राफ बनाएंगे, तो ये अपने पास इक्वेशन है जो आइंस्टीन रिलेशन ही है, इसको याद कर लिया और इस फॉर्म में कन्वर्ट करना बहुत इजी है। कुछ नहीं किया, बस वैल्यू रख दी है ई और फाई की, एच न्यू एन एच न्यू थ्रेशोल्ड। तो ये मेरे पास रिलेशन है। अब मैं इसको चाहूँगा एक ग्राफ बनाता हूँ। के मैक्स को वाई एक्सिस पे बनाया है, न्यू को मैंने एक्स एक्सिस पे बनाया है। इसको लेके मैंने यहाँ पे अरेंज किया है, किसी भी इक्वेशन को लेके अरेंज कर लो, कोई दिक्कत नहीं, मैंने इसको लेके अरेंज किया है। तो एच न्यू इज इक्वल टू फाई प्लस के मैक्स लिख लिया। यहाँ पे के मैक्स इज इक्वल टू एच न्यू माइनस फाई मिल गया। के मैक्स इज वाई, एच इज स्लोप, न्यू एक्स एक्सिस पे है तो न्यू विल बी एक्टिंग एज एक्स, एंड सी इंटरसेप्ट है माइनस फाई। तो यहाँ पे देखो इंटरसेप्ट है माइनस फाई, ये लेंथ फाई है, लेकिन ये पॉइंट डिनोट करोगे तो क्या लिखना पड़ेगा, माइनस फाई। स्लोप इसका एच है, एंड वाई एक्सिस पे के मैक्स है, एक्स एक्सिस पे न्यू है। तो ये तो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है, सिंपल,
इट इज़ नथिंग बट स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बना रखा है मैंने, ऐसा जैसा कि तुम्हें ये दिख रहा है यहाँ पे डॉटेड ग्राफ है। इसका मीनिंग है बनाने का, क्यों ऐसा बनाया, स्ट्रेट लाइन डायरेक्ट सॉलिड क्यों नहीं खींच दी, ऊपर सॉलिड खींच रखी है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव नहीं होती, और ये नेगेटिव वाई है नीचे, नेगेटिव वाई एक्सिस मतलब नेगेटिव काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि वाई एक्सिस पे काइनेटिक एनर्जी ड्रॉ कर रखी है, तो काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव नहीं होती है, इसलिए यहाँ पे ग्राफ नीचे की ओर कैसे बनाया है, डॉटेड। ठीक है, तो ये इसलिए कर रखा है। अब इसके स्लोप जो है वो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। स्लोप जो है वो एच है। एच तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, जो कि किसी मेटल पे डिपेंड नहीं करेगा, किसी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। इंटरसेप्ट वाई एक्सिस पे तो सीधे सीधे दिख गया -5, एक्स एक्सिस पे निकालना हो तो मुझे पता है y इक्वल टू 0 रखते हैं तो एक्स एक्सिस पे आ जाता है। के मैक्स को मैंने 0 रख दिया, 0 इज इक्वल टू एच न्यू माइनस फाई, ये फाई ही लिखा हुआ है, तो एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू थ्रेशोल्ड आ गया, यहाँ से न्यू इज इक्वल टू न्यू थ्रेशोल्ड मिल गया। तो मुझे इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस और न्यू एक्सिस इज न्यू थ्रेशोल्ड दिखा बच्चों, ये मार्क कर रखा है। अब मुझे दो मेटल्स के लिए ग्राफ बनाना है, तो देखो दो मेटल्स का ग्राफ मैंने बनाया है, एक का वर्क फंक्शन φ1 है, एक का वर्क फंक्शन φ2 है, और स्लोप सेम है, इसीलिए ग्राफ क्या होंगे, पैरेलल लाइंस। एंड एक का न्यू थ्रेशोल्ड है न्यू थ्रेशोल्ड 1, दूसरे का न्यू थ्रेशोल्ड है न्यू थ्रेशोल्ड 2। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है पैरेलल, ऊपर भी इसको काफ़ी डिस्कस किया अभी। पैरेलल इसलिए क्योंकि स्लोप क्या रहेगा, सेम, भले किसी भी मेटल के लिए बना दो। नेक्स्ट एक यूनिट डिस्कस करते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज़ अ स्मॉल यूनिट ऑफ एनर्जी, जो कि मॉडर्न फिजिक्स में बहुत यूज़ होगी, और ऐसा होता भी है। हम अपने अनुसार एक यूनिट बनाते हैं जो फिजिबल हो, जो यूज़ करना आसान हो। जैसे कॉपी में डिस्टेंसेस कभी हम मेज़र करते हैं अपनी स्केल से, तो मिलीमीटर या सेंटीमीटर होता है। फिर हम थोड़ा और कपड़ा नापते हैं तो मीटर में नापते हैं। फिर हम डिस्टेंसेस नापते हैं सड़क पे, किलोमीटर में होते हैं। तो इसी तरह यहाँ पे ईवी इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक यूनिट बनाई गई है। फोटॉन्स की एनर्जी जूल की रेंज में नहीं होती है, बहुत कम होती है जूल से, बहुत बहुत कम, इसीलिए यहाँ पे एक यूनिट लेनी पड़ी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इट इज़ अ स्मॉल यूनिट ऑफ एनर्जी यूजुअली यूज्ड इन मॉडर्न फिजिक्स। इट इज़ द काइनेटिक एनर्जी गेन्ड बाय इलेक्ट्रॉन, डेफिनेशन है इसकी ये, व्हेन इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट्स थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन को कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में छोड़ते हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पर जो दर्शा रखी है, इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन को लीव करेंगे और ये ए से बी जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टा जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो उल्टा पोटेंशियल बढ़ता है, तो वी बी माइनस वी ए 1 वोल्ट लिया है यहाँ पर। जब ये ए से बी पहुँचेगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी K1 से कितनी हो चुकी है, K2, तो गेन कितना होगा, K2 माइनस K1, दैट इज़ नथिंग बट डेल्टा के। तो हमें डेल्टा के से मतलब है जितना डेल्टा के यहाँ पर होगा गेन इन काइनेटिक एनर्जी, दैट विल बी 1 EV। तो चलो इसकी वैल्यू निकालते हैं। वैल्यू निकालने के लिए वर्क एनर्जी थ्योरम में चलते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क करेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क हो जाएगा डेल्टा के, वर्क एनर्जी थ्योरम। फिर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क होता है माइनस क्यू डेल्टा वी, जिनको क्यू डेल्टा वी याद है वो एक्सटर्नल फोर्स का वर्क सोच रहे हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क होता है माइनस क्यू डेल्टा वी, वो यहाँ से भी समझ सकते हो। कंजर्वेटिव का वर्क होता है माइनस डेल्टा यू, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव ही है, तो उसको डब्ल्यू ई लिख सकते हैं, माइनस डेल्टा यू होता है क्यू डेल्टा वी। तो यहाँ से माइनस क्यू डेल्टा वी फॉर्मूला मिलता है जो मैंने यहाँ पे यूज़ किया है, इज इक्वल टू डेल्टा के। हमें इसी डेल्टा के से मतलब, डेल्टा के इज नथिंग बट गेन इन काइनेटिक एनर्जी। अब क्यू है यहाँ पर माइनस ही, इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, डेल्टा वी है वी बी माइनस वी ए, रख दिया, गेन इन काइनेटिक एनर्जी प्लस ई इंटू वी बी माइनस वी ए विच इज़ 1 वोल्ट, तो ई वी मिल जाता है। ई की वैल्यू हमें सबको मालूम है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, नहीं मालूम हो तो अभी से याद रखना है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। तो 1 EV इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। नेक्स्ट एक नोट है, एनर्जी ऑफ अ फोटोन SC/λ सबको मालूम है, बट इसको हमारे इंजीनियर्स ने कन्वर्ट कर रखा है इजीनेस के लिए, काफ़ी आसान पड़ेगा आगे, एक फॉर्मूला और आने वाला है। SC/λ एच की वैल्यू रख दी 6.62 इंटू 10⁻⁻34, हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में बताया गया, इंटू C 3 इंटू 10⁻8
लैम्डा लैम्डा यहाँ पर एंगस्ट्रॉम में रखेंगे तो भाई एसआई यूनिट में बदलने के लिए 10⁻⁻10 से मल्टीप्लाई करेंगे तब किस में मिल जाएगा, मीटर में। तो सब कुछ यहाँ एसआई यूनिट में है, भले मैंने लैम्डा एंगस्ट्रॉम में रखा है बट उसको भी कन्वर्ट किस में कर लिया, मीटर में, मीन्स एसआई यूनिट में। तो सारा ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर एसआई यूनिट में बन चुका है। वैल्यू सॉल्व करने के बाद ये ऐसे इस तरह अरेंज हो गया, सिंप्लीफाई करा है अभी। इसके बाद यहाँ पे जब इसको जूल में आया है वैल्यू, इसको ईवी में बदलना है तो मुझे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड करना पड़ा। मैंने रिलेशन यूज़ की है ये वाली, तो यहाँ से डिवाइड करके ये ईवी में बदल चुका है। बस इसको सॉल्व किया है तो इस फॉर्म में फॉर्मूला कन्वर्ट हो गया है। E इज इक्वल टू 12,400 अपॉन लैम्डा। लैम्डा भरोगे इस फॉर्मूले में एंगस्ट्रॉम में कि ये जो एनर्जी मिलेगी ईवी में मिलेगी। तो ये फॉर्मूला याद रखना है, एनर्जी ऑफ फोटोन कभी चाहिए तो 12,400 को लैम्डा से डिवाइड करो, लैम्डा रखो एंगस्ट्रॉम में, तो जो एनर्जी निकाल रहे वो मिलेगी ईवी में। अच्छा, इसी से वर्क फंक्शन का भी फॉर्मूला बन जाता है। वर्क फंक्शन होता है एस सी बाई लैम्डा थ्रेशोल्ड। तो जैसे ई का फॉर्मूला था एस सी बाई लैम्डा वैसे ही फॉर्मूला है एस सी बाई लैम्डा थ्रेशोल्ड। तो यहाँ पे भी ये सिमिलर वे में बदल चुका है 12,400 बाई लैम्डा थ्रेशोल्ड, जहाँ यहाँ पर लैम्डा है, इसमें बस कुछ नहीं, लैम्डा थ्रेशोल्ड वो भी किस में रखना है, एंगस्ट्रॉम में। तो फाई किस में मिलेगा, ईवी में। नाउ आई एम गोइंग टू गिव द क्वेश्चन ऑफ मिसलेनियस क्वेश्चन आज इन वीडियो नंबर 2। तो मिसलेनियस क्वेश्चन जो था, एक हेमीस्फेरिकल कप था हमारे पास, इस पे इंटेंसिटी ऑफ लाइट आई गिर रही थी, वेवलेंथ लैम्डा उसकी लाइट की है, सरफेस इज परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग एंड वी हैव टू फाइंड द रेडिएशन फोर्स ऑन दिस सरफेस। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, जैसा कि हेडिंग बता रही मिसलेनियस क्वेश्चन है, और मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था ये क्वेश्चन बहुत इजी नहीं है, इट इज़ नॉट एन ईजी वन। तो ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगा। यहाँ पे मैंने क्या किया है, इस हेमीस्फेरिकल कप में एक रिंग एलिमेंट मान लिया है, रेडियस ऑफ दिस रिंग एलिमेंट विल बी, ये रेडियस होगा, कितना होगा ज्योमेट्री से देखोगे, आर साइन थीटा। रेडियस ऑफ दिस एलिमेंट इज आर साइन थीटा एंड दिस एलिमेंट सब्सटेंस एंगल टी थीटा एट द सेंटर ऑफ द हेमीस्फेरिकल कप। और जो थिकनेस इस एलिमेंट की हो जाएगी वो नीचे डायग्राम में दिखा रखी, आर डी थीटा। डायग्राम थोड़ा बड़ा दिखा रखा है नीचे। तो आर डी थीटा थिकनेस है, आर साइन थीटा रेडियस ऑफ दिस रिंग एलिमेंट इज, तो डी एरिया हो जाएगा 2 पाई आर साइन थीटा सरकमफरेंस इनटू थिकनेस ऑफ द एलिमेंट। तो ये एरिया आ चुकी है इस एलिमेंट की। हम यहाँ पर एरिया के परपेंडिकुलर कंपोनेंट से मतलब रखेंगे, इंसिडेंट लाइट के परपेंडिकुलर। तो इंसिडेंट लाइट ऐसे आ रही है वर्टिकल, तो हम यहाँ एरिया के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से मतलब रखेंगे और उसको डी ए परपेंडिकुलर से डिनोट करेंगे। ठीक है, क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि हमने प्रीवियस वीडियोस में फॉर्मूला पढ़ा है, मोमेंटम कैरीड बाय द फोटॉन्स डीपी इज इक्वल टू आई ए परपेंडिकुलर होता है, तो यहाँ पे डी ए परपेंडिकुलर अपॉन लैम्डा। इसलिए हम लोग यहाँ पे परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स मींस यहाँ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द एरिया में इंटरेस्टेड हैं। अब इस डायग्राम को और बड़ा करके यहाँ पे दिखा रखा है जिससे ज़्यादा समझ में आएगा। तो हम लोग इस डायग्राम पे आते हैं, रिंग एलिमेंट काफ़ी बड़ा दिखाया है, इसका मतलब ये नहीं कि ये बड़ा हो चुका है छोटा सा एलिमेंट। ये जो आर डी थीटा हिस्सा है थिकनेस, ये बहुत छोटी सी है, डी थीटा एंगल वेरी वेरी स्मॉल होता है, लेकिन समझने के लिए हमने यहाँ पे बड़ा कर रखा है। ठीक है, तो डी ए परपेंडिकुलर के लिए हम चलते हैं यहाँ पर, डी ए जो निकाला है हम लोगों ने ऊपर, ये टोटल एरिया ऑफ द एलिमेंट है। टोटल एरिया मीन्स ये कर्व्ड एरिया, ये वाली ग्रीन कलर से दिख रही होगी। हमें तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन चाहिए इस एरिया का, तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन ये ऑरेंज वाली एरिया मिलेगी हमें। इस एरिया से मतलब ये जो ऑरेंज कलर से दिखा रखी मैंने, तो ये एरिया हो जाएगा नथिंग बट ये जो कर्व्ड एरिया है उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंगल दिख रहा है मुझे थीटा, तो ये हो जाएगा डी ए कॉस थीटा। एरिया के कंपोनेंट्स हम पिछले लेक्चर्स में भी कर चुके हैं, तो यहाँ पे कर दी, तो कोई ये तो नई बात नहीं है। तो डी ए एरिया का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ले लिया डी ए
कॉस थीटा। तो वी आर इंटरेस्टेड इन डी ए कॉस थीटा। तो यहाँ पे पी इनिशियल सिंपल आई इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू सी। देखो ये पहले भी आ चुका है मेरे लेक्चर्स में, यहाँ पे भी सिंपल इस वाले एरिया से मतलब रखें, ये है ए परपेंडिकुलर। तो इनिशियल मोमेंटम में फॉर्मूला लगाया आई इंटू ए परपेंडिकुलर बाई सी। आई इंटू ए परपेंडिकुलर हो गया पाई आर स्क्वायर बाई सी, और डाउनवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव लिख रहा है, अपवर्ड पॉजिटिव, इसीलिए यहाँ पे क्या यूज़ किया माइनस। तो इनिशियल इनिशियल मोमेंटम पर सेकंड मैंने लिख लिया माइनस आई इंटू पाई आर स्क्वायर बाई सी। नाउ रिफ्लेक्टेड मोमेंटम पर सेकेंड इज इक्वल टू डी पी आई। ये कैसे आया ध्यान रखो, इधर डी पी एफ लिखना चाहते थे लेकिन डी पी आई लिख दिया, कोई प्रॉब्लम, एक ही बात है, डी पी आई के बराबर ही है, इसीलिए वहाँ डी पी आई लिखा और मैंने बोला फाइनल। तो डी पी एफ इज नथिंग बट इक्वल टू डी पी आई। डी पी आई इज आई डी ए परपेंडिकुलर बाई सी। डी ए परपेंडिकुलर ऊपर सॉल्व किया है, उसकी वैल्यू यूज़ कर ली है डी ए कॉस थीटा, यहाँ पे सॉल्व करके रखा हुआ है पूरा सब, डी ए कॉस थीटा वगैरह सब यूज़ कर लिया। तो ये सॉल्व कर चुके हैं, इस वैल्यू को वहाँ पे यूज़ कर लिया, मुझे ये फाइनली मिल गया डी पी आई। अब डी पी आई को मैं इंटीग्रेट करूँगा जब, तो मुझे पी फाइनल मिल जाना चाहिए, क्योंकि डी पी एफ को इंटीग्रेट करने से पी फाइनल मिलेगा और डी पी एफ डी पी आई के बराबर ही है, तो डी पी आई को इंटीग्रेट कर दो, एक ही बात है, तो मुझे पी फाइनल मिल जाना चाहिए। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दो, ये था रिंग एलिमेंट जिस पे डी पी आई मोमेंटम रिफ्लेक्ट हुआ था, जो कि डी पी एफ है, ठीक है, डी पी फाइनल ही है, डी पी आई बोल दूँ तो आप टेंशन मत लेना, हम लोग फाइनल मोमेंटम पे ही कंसंट्रेट कर रहे हैं। तो डी पी एफ के दो कंपोनेंट कर सकते हैं, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। सिमिलरली इस हिस्से में भी लेफ्ट साइड में भी दिखाया था, यहाँ पे देखो दो तरफ है ना, लेफ्ट एंड राइट, राइट में लेफ्ट में। तो सिमिलरली लेफ्ट साइड अगर बनाए तो डी पी एफ इधर भी होगा, जो कि नथिंग बट डी पी आई होगा बराबर मैग्नीट्यूड में, उसके भी कंपोनेंट कर डाले, डी पी आई कॉस टू थीटा, इधर आ गया डी पी आई साइन टू थीटा। तो यहाँ से मुझे दिख रहा है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स कैंसिल आउट हो गए, तो मुझे कौन से कंपोनेंट्स इंटीग्रेट करने हैं, सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट्स। मुझे पी फाइनल किस डायरेक्शन में मिलेगा, सिर्फ वर्टिकल मिल सकता है, तो मैं वर्टिकल डायरेक्शन में इंटीग्रेट करूंगा। ये टू थीटा वाली बात मैं तुम लोग को समझा देता हूँ, यहाँ देखो टू थीटा तुम लोग को दिख जाएगा इस डायग्राम में, ये है डी पी फाइनल, इसका वर्टिकल कंपोनेंट देखो अलग बना के दिखाता हूँ, डी पी फाइनल जो कि डी पी इनिशियल के बराबर है मैग्नीट्यूड में, वर्टिकल से इसका एंगल यहाँ पर दिख रहा है मुझे कितना, टू थीटा। तो वर्टिकल कंपोनेंट करेंगे तो क्या आएगा, डी पी फाइनल कॉस टू थीटा, या फिर इसी को लिख सकते हैं डी पी इनिशियल कॉस टू थीटा। तो जो लोग यहाँ पे चकमा खा गए थे कि भाई सर ये कॉस टू थीटा कहाँ से आया, अभी समझ में आ गया। अब इंटीग्रेट करना है डी पी आई कॉस टू थीटा, मीन्स ओनली वर्टिकल कंपोनेंट। तो यहाँ पे देखो डी पी एफ कॉस टू थीटा को इंटीग्रेट कर रहे हैं, जो कि डी पी आई कॉस टू थीटा ही है, और डी पी आई कॉस टू थीटा डी पी आई पता कर चुके हैं, इसको रख दिया, यहाँ पर पहुँच गए। यहाँ पे ये साइन थीटा कॉस थीटा इंटू टू, साइन टू थीटा यूज़ कर लिया, साइन टू थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू टू, साइन फोर थीटा यूज़ कर लिया। इसका इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 लिमिट तक करना पड़ेगा, पूरा हेमिस्फेरिकल कप कवर करना है। तो पी फाइनल मुझे क्या मिलता है, 0। इतनी मेहनत के बाद फाइनल मोमेंटम 0 मिला, ठीक है, बट ये मेहनत करनी पड़ती। नाउ फोर्स विल बी पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, पी फाइनल इज 0, तो ये पी इनिशियल के बराबर आ चुका है, एंड पी इनिशियल का मैग्नीट्यूड है
आई इंटू पाई आर स्क्वायर बाई सी। तो आंसर आ चुका है आई इंटू पाई आर स्क्वायर बाई सी। इस वीडियो में इतना ही बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे वो ऑलरेडी मैंने बता रखा है, फिर से बता देता हूँ। नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा आइंस्टीन रिलेशन पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स पे, और इस वीडियो में जितना भी पढ़ा है, कुछ और फॉर्मूले भी पढ़े हैं, उन सब का यूज़ करते हुए न्यूमेरिकल्स एंड एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। कोई कमेंट्स देना हो, कोई आपका सजेशन हो कंस्ट्रक्टिव वे में, तो आप कमेंट्स बॉक्स में प्लीज़ उसको मेंशन करें। नमस्कार स्टूडेंट्स।